नमस्कार। प्रारब्ध पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कहते हैं कि अगर दोस्त भी आपको रखना है तो बराबरी का रखिए, दुश्मन भी रखना है तो बराबरी का रखिए। एक शेर है ना कि चला जो तीरे नजर नीम कस तो क्या हासिल, मजा तो तब है जब दिल के आर पार चले। तो ये वाली जो फिलॉसफी है, ये हमारे पड़ोस के दो मुल्कों पर अप्लाई होती है। तो आज जरा हम आपसे राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत बात करते रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बहुत बात करते रहते हैं। अब चलना है तो अंतर्राष्ट्रीय ही, लेकिन जरा पड़ोस का मामला है। आइए आज अपने गेस्ट से आपका परिचय करा दें। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक जी, नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी, आपके साथ शो करके बड़ी ही प्रसन्नता महसूस हो रही है। आपने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, अभिषेक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और उसी के साथ एक शिक्षाविद हैं। ये परिचय बहुत है। आगे हम कुछ मिनटों में जब आपसे बात करेंगे तो ये परिचय अपने आप विस्तार लेता जाएगा। अभिषेक जी, जैसा मैंने पहले ही कहा कि दुश्मन भी बराबरी का, दोस्त भी बराबरी का, तब मामला ठीक जमता है। आप पाकिस्तानी चैनलों पर बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, अच्छी बात है। पड़ोस घूमना चाहिए, आस पड़ोस जाते आता रहना चाहिए, मैं भी जाता हूं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जब से 2014 में आए हैं, इस देश में एक परिवर्तन हुआ है। पाकिस्तान सेंट्रिक बातें अब कम होने लगी हैं। पाकिस्तान को विमर्श में बहुत कम जगह मिलने लगा है। हम ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तान को भूल बैठे हैं, पड़ोसी तो कहीं भी दूर हो ही नहीं सकता। पड़ोस जो है, जैसा है वैसा पड़ोस पड़ोस है। आप जरा मुझे ये बताइए कि क्या महत्व है और कितना पाकिस्तान की चर्चा हिंदुस्तान में की जानी चाहिए, होती रहनी चाहिए, या इसके क्या जरूरियात है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और बड़ा ही क्लिष्ट प्रश्न है ये, क्योंकि इसके बहुत लेयर्स हैं एनालिसिस के जो हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि पाकिस्तान में भी कई तरीके की आइडियोलॉजीज फिर रही हैं। जैसे मैं जानता हूं, जब मैं जर्मनी में था तो हमारे एक मित्र थे, वो हमारे साथ रूममेट थे, वो पाकिस्तानी थे। तो उनका जो व्यवहार था वो बड़ा ही, मतलब रिलीजन पे उनका कोई बहुत भरोसा नहीं था। लेकिन मैंने जो नोटिस की कि उनको इंडिया से विशेष प्यार नहीं था। तो ये बात मुझे बड़ी अजीब सी, मुझे ये बात स्ट्राइक की कि अगर मेरी एनालिसिस ये है कि हमारे आपके बीच वैमनस्यता का कारण सिर्फ और सिर्फ यदि रिलीजन को मान लिया जाए, तो फिर अगर वो नहीं है तो भी ये वैमनस्यता क्यों? फिर तो हम एक हो जाते हैं। जैसे ही वो शराब गिरा तो फिर हम दोनों मित्र हो जाते हैं, भाई हो जाते हैं, बंधु हो जाते हैं। जिस नजर से एक इंडियन एक पाकिस्तानी को देखता है, क्योंकि एक इंडियन कभी भी पाकिस्तान को ये तो नहीं कहेगा कि ये हमारा लैंड नहीं है। वो हमेशा ही उसके लिए, हमारे मन में एक पीड़ा तो रहती है ना कि भाई ये हिंदू होमलैंड था एक समय पे, ठीक है ना। तो मैंने ये महसूस किया कि कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो वाकई में वो जो आइडियोलॉजी जिसमें वो ग्रो किए हैं उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं, मगर उनके लिए बाहर निकलना इतना टफ हो रखा है क्योंकि उनके मन में उठने वाले छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर नहीं है उनके पास। उन्हें पाकिस्तानी बनाया गया है उत्तर न दे करके, बल्कि कई प्रश्नों को दे करके। तो उनको ये नहीं बताया जाता कि तुम पाकिस्तानी हो इसलिए इसका आंसर है। वो ये कि ये वो नहीं कर पाए इसलिए तुम हो, वो ये नहीं कर पाए तो वो तुम हो। दे हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस which needs to be answered। तो मैंने उनके साथ बात करके मैंने पाया लड़का बहुत अच्छा था, बहुत प्रोग्रेसिव था, बट इंडिया के प्रति उसकी जो है वो हेट की ही रिलेशनशिप थी। मतलब इंडिया वाज एन एनिमी फॉरएवर। ही हैज नो लव फॉर द अदर फैक्टर। मैं उसको बार बार दोहराना नहीं चाहता, मगर वो है कि ये बात मुझे बड़ी खटकी कि भाई ऐसा क्यों है। तो उसने मुझे बताया कि उनके मन में इतने प्रश्नों को आंसर दे दिया गया है, जितना ज्यादा वो उनको, जैसे होता है कि एक चीज है कि आप पाकिस्तानी हो तो ये पॉजिटिव चीज है, हम हिंदुस्तानी है तो ये पॉजिटिव चीज है, इन रीजन से हम हिंदुस्तानी है। वहां पे पाकिस्तानी इसलिए नहीं बनाया गया कि वो इन रीजन से हैं, उनको ये बताया गया इन रीजन से नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी आर पाकिस्तानी। तो मैंने उनको उनके साथ चर्चा में एंगेज किया। मैंने कहा जो आपके सबसे विषम प्रश्न है वो आप लाए, हम डिबेट करते हैं, या समझने का आपसे सीखने के लिए हम प्रयास करेंगे, हम आपको सिखाना नहीं चाहते। क्योंकि एक ये भी मानसिकता है वहां पे कि अगर आप ये उनको साउंड हो जाए कि यू आर ट्राइंग टू बी प्रीची एंड यू आर ट्राइंग टू बी, मतलब कि आप ज्ञान दे रहे हैं, तो वो रिएक्टिव हो जाता है।
तो फिर मुझे उसने बोलने लगा मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे सीखने का मन है, मुझे आता कुछ नहीं, आप बताएं मुझे। और फिर उस चर्चा में करेंगे हम, उस चर्चा को आप एक्सेप्ट करें ना करें। तो हमारी चर्चा काफी दिन तक चली। हम लोग शाम को आ जाते थे, मैं पीएचडी कर रहा था, वो जॉब करते थे, हम लोग शाम को घंटों बैठते थे, डिस्कशन होती गई। तो फिर उन्होंने अंत में कुछ चीजें जो मैंने बोला, जो उनके मन में प्रश्न थे, उसको जब हम लोगों ने समझा एक दूसरे को, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पाकिस्तान के चैनलों पे जाओ, क्योंकि पाकिस्तान में, मैं अभिषेक आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं। और जो आप समझ रहे हो, जो आपका भय है, जो आपके भय का एक कारण है, वो भय उतना ताकतवर है नहीं जितना आपको दिख रहा है, क्योंकि अंदर से इंफॉर्मेशन होने वाली है। आप समझ रहे हैं, कुछ चीजें ऐसे ही बोली जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो मुझे ये बात उनकी बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसका प्रयास करूंगा। फिर मैंने एक जो हमारे शकील भाई थे, शकील चौधरी जी है, बहुत ही बढ़िया जर्नलिस्ट है, मैंने उनसे बातचीत की और उन्होंने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे कि आप आइए और आप बात कीजिए। मैंने उनको भी महसूस किया सुन करके कि उनके भी मन में जो दुविधाएं थी या जो प्रश्न हैं, यदि उनका उत्तर दिया जाए तो कुछ लोग हैं जो इस बात को समझने के लिए तैयार है। तो कोई भी चीज, बिल्कुल, आपने शकील चौधरी का नाम लिया। बीते दिनों मैं उनके चैनल पे गया था और मुझे वाकई उनके सवालों से, देखिए, आदमी के सवालों से ही आदमी का वो जो तबीयत है उसका पता लग जाता है और उसकी सोच का पता लग जाता है कि वो किस प्लेटफॉर्म से सोच रहा है। तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं, लेकिन मैं फिर जरा सा एक स्टेप और पीछे आता हूं। जहां से मैंने शुरू किया था उससे जरा सा पीछे और आता हूं। सांस्कृतिक रूप से भारत और पाकिस्तान, भाई हम आज भी, हमारा आधा कश्मीर तो पाकिस्तान के पास है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम पीओके कहते हैं। तो एक फिलॉसफी अगर गजवाए हिंद की कही जाती है और उधर से आती है, मैं बिल्कुल मजहबी आधार पर बात कर रहा हूं, तो गजवाए हिंद का जवाब अखंड भारत क्यों न हो। तो जैसे होता है ना कि कई बार होता है कि आप एक कड़े सवाल का उत्तर भी एक कड़ा सवाल हो सकता है, या आईने के सामने आप चेहरा ना रख के अगर आईना रख दें तो फिर होता है ना कि आईने आईने आपस में सवाल हल कर लेते हैं, एक दूसरे का चेहरा देख लेते हैं, तो इसका मतलब है सवाल हल हो जाता है। गजवाए हिंद, देखिए, हम अंदर हमारे भारत में क्या है और कितना है, कहाँ है, ये सब हम जानते हैं बीइंग ए भारतीय। आज चूंकि हम आपसे पाकिस्तान के वो जमीन पे या उसके शैडो में बात कर रहे हैं, तो सीधा सीधा मैं अगर आपसे ये पूछूं कि गजवाए हिंद का उत्तर जो है अखंड भारत क्यों नहीं? नहीं है, वो कतई नहीं हो सकता। गजवाए हिंद डिस्ट्रक्टिव फिलॉसफी है। गजवाए हिंद एंड की बात करता है, समाप्ति की बात करता है, एनहाइलेशन की बात करता है। अखंड भारत पॉजिटिविटी की बात करता है, शुरुआत की बात करता है, प्यार की बात करता है, निर्माण की बात करता है। एक विध्वंस है और एक क्रिएशन है, सृजन है, सृजन, बिल्कुल, दोनों में बहुत अंतर है। तो गजवाए हिंद में हमें आपको जीने का अधिकार नहीं होगा अनलेस अनटिल कि हम अपनी विचारधारा चेंज कर दें। लेकिन अखंड भारत में गजवाए हिंद भी जीवित रहेगा। आज का जो भारत अखंड भारत है, अखंड भारत तो एक परपेचुअल कॉन्सेप्ट है ना। ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के पहले का भारत अखंड भारत नहीं है, ये भी तो अखंड भारत में ही हम रह रहे हैं, और अखंड भारत में गजवाए हिंद भी रह रहा है। अखंड भारत में तो गजवाए हिंद रह सकता है, लेकिन गजवाए हिंद में अखंड भारत नहीं रह सकता। बहुत अंतर है दोनों में। तो अखंड भारत एक इंक्लूसिव थ्योरी है, इसका प्रचार निगेटिव हो गया, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि उसको निगेटिव तरीके से देखा गया, ठीक है ना, कि हम तुम में से बनना नहीं चाहते थे तो हमें क्यों बना रहे हो। ये है आंसर अखंड भारत के विरोध का। ठीक है। गजवाए हिंद ये है कि जो तुम हो उसको हम बदलेंगे और खुरासान से फोर्सेस आएंगी और चेंज होगा और तुम अपनी ये जो है जीवन शैली छोड़ दोगे। तो एक गुलाब का फूल है, एक प्यार का संदेश है, एक सहिष्णुता है, एक कोएग्जिस्टेंस है। दूसरा जो है एनाहिलेशन है, सुपीरियॉरिटी है, फासिज्म है। कैसे उनके बीच में उनका जवाब हो जाएगा? कतई नहीं। तो हम अखंड भारत को उससे कंपेयर भी नहीं कर सकते ना। ठीक तो ठीक, दैट्स व्हाट माय थिंक इज। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा अभिषेक जी, पाकिस्तान अपनी, देखिए, पाकिस्तान एज ए कंट्री मैं बात नहीं करूंगा, एज ए निजाम बात नहीं करूंगा, एज ए गवर्नमेंट बात नहीं करूंगा, लेकिन आम पाकिस्तानियों से जब भी कोई इंटरेक्शन होता है या इस तरह की जो बात हमको दिखाई देती है या वहां से उठते हुए सवालों को अगर हम देखें,
तो क्या आपको लगता है कि 47 में भौगोलिक रूप से अलग हो जाने के बाद उनके अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस जैसी कोई चीज पैदा हुई है, जिसके कि वो काफी शिकार हैं? वो अपने आप को भारत से जोड़ना नहीं चाहते, या उनको किताबों में जोड़ने नहीं दिया गया। हम ये नहीं कह रहे कि आम पाकिस्तानी जुड़ना नहीं चाहता, ठीक है, आम पाकिस्तानी अगर जुड़ना चाहता है भी, तो जैसे इतिहास हमारे यहाँ पढ़ाया गया, रोमिला थापर और गुहा द्वारा लिखा गया और तमाम तरह की, ऐसे ही उनके यहाँ भी हो सकता है ना। मैं इसलिए ये नाम ले रहा हूं ताकि ये लगे कि हाँ वहां भी ऐसा है। तो उनको जब उनके इतिहास से यानी हिस्ट्री से काट के रख दिया गया, उनका हिस्ट्री जो है जाने कहां से शुरू होता है और फिर जाने कहां चला जाता है, एक पूरा टाइम पीरियड ही गायब है। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो उनके यहाँ पैदा की गई कल्चर के मामले में, अच्छा जब कल्चर के मामले में कोई आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो जाए तो वो आपके जीवन के हर हिस्से में छा जाती है, हर हिस्से में घुस जाती है, चाहे वो आपकी सोच हो, चाहे आपका बाकी सारी चीजें हो। तो इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस एक बड़ी समस्या है, जिससे कि एक नेगेटिविटी है, एक हेट है? बिल्कुल, देखिए एक थ्योरी दी गई, मैंने अभी कहीं पे बात की और आपसे भी कहता हूँ कि हर चीज भारत का एक थ्योरी है, उस थ्योरी को विश्वास करके लोग अपनी भारतीय होने की जीवनचर्या को जीते हैं और उसको फिर हम उस थ्योरी को उसकी कई परिणाम देखते हैं, कई कई परिमार्जन देखते हैं, कई तरीके से वो मैनिफेस्ट होती है। भारतीय होने के अपने अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। तो पाकिस्तान होने की अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं, कुछ जनरल थ्योरीज दी गई कि पाकिस्तान का मतलब ये और वो थ्योरीज जो थी वो एक दूसरे के विरोधाभासी थी। जैसे जिन्ना साहब ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान बन गया, अब ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, तो फिर पाकिस्तान बना कैसे? अगर पाकिस्तान बनने की कंडीशन ये है कि टू नेशन थ्योरी है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, तो जब पाकिस्तान बन गया और आप ये स्पीच दे रहे हो, अगर आपने कभी दी है कि अब यहाँ ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, देन द इंटायर 10 years ऑफ स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, जो आपने टू नेशन थ्योरी, विच इज बाय द वे मच एंशिएंट देन जिन्नाज एक्सपेरिमेंट, तो फिर क्यों किया भाई आपने? अगर कनाडा और अमेरिका ही बनाना था तो भाई यहाँ पर भी ऐसे ही है। जो वो स्टेट्स हैं वो सारे अपने में एक दूसरे को मानते हैं ना, कौन सा बड़ा, ऐसा तो नहीं हम डाउन साउथ चले जाए तो हमको हार्डशिप नहीं फेस करनी पड़ती है भाई, एक थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है भाषा को लेकर के। तो ये बात, वो थ्योरी को सच साबित करने के लिए दे कंस्ट्रक्टेड इंटायर नैरेटिव, इंटायर विजडम, एक जो सच और झूठ का जो डेफिनेशन है कि सत्य क्या है कोई नहीं जानता। भाई हम भी अपने भगवानों को मानते ही है ना, हमें भी तो पता नहीं है कि नहीं है, वो भी अपने भगवान को मान रहे हैं कि नहीं है। सत्य कैसे पता चले कि सत्य क्या है? तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है सत्य का कि जो स्वतः स्फूर्त हो, स्वतः क्रिएटेड हो, ऑर्गेनिक हो, वो सत्य है। उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसी को कहते हैं निर्विकार है वो। तो भारतीय जो थ्योरी है वो सत्य है क्योंकि स्वतः स्फूर्त है। इसको क्रिएट करने के लिए आपको कोई तलवार या कोई स्पेशल चीज नहीं करनी पड़ी। एक आइडिया आया, स्फूर्त के द्वारा वो एक पर्टिकुलर जो टेरिटरी है उसको अपने भाग में ले लिया। पाकिस्तान ऑन द कॉन्ट्रेरी एक क्रिएटेड थ्योरी है, आर्टिफिशियल है, कंस्ट्रक्शन है, इमेजिनेशन है, रोमांटिसिज्म है और फर्दर फॉर्म ट्रूथ है। तो उसको क्रिएट करने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी 24 करोड़ जनता की ऐसी मानसिकता क्रिएट की है कि वो ये नहीं समझते कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस में है, वो ये समझते हैं कि वो एक ऐसा समाज है जो समाज दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता और जिसकी आइडेंटिटी बड़ी मिक्स है। वो इस्लामिक उम्मा से भी जोड़ना चाहता है अपने आप को, मगर तुर्क और अरब के बीच के डिफरेंस को नहीं समझता। वो सोचता है मुस्लिम हो जाने से सारी दुनिया में प्यार फैल जाएगा। वो ईरान और इराक के बीच के युद्ध को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो यमन और सऊदी अरेबिया के बीच के युद्ध को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो तुर्क और अरबों के बीच के जो समस्याएं हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पैलेस्टीनियंस और सऊदियों के बीच में जो समस्या है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। कुवैत और सऊदिया के बीच के जो प्रॉब्लम है, या सॉरी कतर और उसके बीच की जो समस्या है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो ये मानता है कि मुस्लिम बन जाने से ब्रदरहुड हो जाएगा, वो नेशनहुड में कन्वर्ट होगा और परपेचुअल पीस हो जाएगा। So the society doesn't know anything. It believes. Knowledge नहीं है, belief है। There's a distinction between knowledge, ज्ञान में और विश्वास में अंतर है। The society is in perpetual belief and divide of any sort of wisdom and knowledge. ठीक बात है। अच्छा अभिषेक जी, जब कभी देखिए
भारत के बाहर के मुसलमानों की बात अगर भारत में हमारे देश में होती है तो उसको सीधा ले जाके फ्रेम किया जाता है कि पाकिस्तान का मुसलमान कैसे हरकत कर रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम भी पाकिस्तान सेंट्रिक बात कर रहे थे, तब से बात कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ दूसरे नंबर की सबसे आबादी वाला जो मुस्लिम मुल्क है इंडोनेशिया। हम दूसरे नंबर का इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक पहले नंबर का था, लेकिन हमारे पहले नंबर पे आ जाने के बाद हमारे भारत में जो है वो सबसे ज्यादा मुसलमान रह रहे हैं। तो अब इंडोनेशिया टेक्निकली दूसरे नंबर पे है। अब अभिषेक जी ये बताइए, वहां भी तो मुसलमान रहते हैं, वहां भी तो इस्लाम का पालन वो करते हैं, लेकिन उनके साथ तो कोई आइडेंटिटी क्राइसिस जैसी समस्या नहीं है। उन्होंने अपने आप को कभी भी सनातन से जुड़े रहने में कोई गुरेज नहीं किया। आप उनके चाहे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह देख लीजिए, उनके जो है एविएशन के चिन्ह देख लीजिए, उनके यहाँ की रामलीलाएं देख लीजिए, वहां के नाम देख लीजिए, और बाली तो आपको पूरा पूरा जो है उतना तो हिंदुस्तान में अगर हो जाए तो फिर यहाँ के जो हमारे पाखंडी शुद्धतावादी भाई लोग हैं वो चिल्लाना शुरू कर देंगे, ये तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं नरेंद्र मोदी, है ना। तो आखिर इस्लाम या मुसलमान इस्लाम का पालन करते हुए भी इंडोनेशिया जैसा मुसलमान भी तो हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं कुछ हो पाया पाकिस्तान में? सारे मुसलमान ऐसे ही हैं, तुर्क तुर्क है, अरब अरब है, इंडोनेशियन इंडोनेशियन है। ये हिंदुस्तान के मुसलमान की समस्या है कि वो सिर्फ मुसलमान बनना चाहता है, वो अपने नेशन को डिनाई करता है। भाई आप तुर्कों की, मैं आपको दसियों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के सुना दूंगा, वो सब कहते हैं कि बट अगर आप तुर्क हो तो फिर मुसलमान को ना, तुर्क खाली मुसलमान होता है क्या? तुर्क तो भाई बुद्धिस्ट भी है, तुर्क तो क्रिश्चियन भी है, तुर्क अथीस्ट भी है। वो कह रहे वी आर तुर्किश। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जरा सऊदी अरेबिया पढ़िए, वो कह रहे हैं वी आर, दिस इज एन अरब मुस्लिम लैंड। वो कह सकते थे अरब एंड भाई मुस्लिम लिख दिया तो अरब को आप अज्यूम कर लो। वो ये डिस्टिंक्शन नहीं करते। भारत के मुसलमान जो है उसको देखिए, इसी चक्कर में वो इस्लाम का भी नुकसान करता है। अगर आप देखें तो इस्लाम और इंडिया के बीच में पीस हो चुका है, क्योंकि जितने ये जो एक्सपेंशनिस्ट फोर्सेस थी जिन्होंने इस्लाम को रिवाइव करना या इस्लाम को फैलाया, वो सारी ठंडी हो चुकी हैं। सेंट्रल एशिया में किसी को टेरिटोरियल रिवीजन करने की कोई लालसा नहीं है। मैं होके आया हूँ सेंट्रल एशिया, दे आर प्रीटी हैप्पी। वो तो रशिया से भी नहीं लड़ना चाहते। उनका मैंने पूछा तुम कजाक हो या रशियन हो, कहने कजाक और रशियन दोनों बन के हम हैप्पीली वी कैन लिव आवर लाइफ फॉर एवर। ये हिंदुस्तान के मुसलमान की एक अजीब सी समस्या है कि वो मुसलमान बनने के लिए इस्लाम को फॉलो नहीं करता, वो अपनी जो लोकल ट्रेडिशन कल्चर हेरिटेज है उसके डिनायल को इस्लाम समझता है। ये एक यूनिक फिनोमिना है। ठीक है, आप कहीं भी जाएंगे ये आपको नहीं मिलेगा। दिस इज ओनली इन इंडिया की भाई अरब कह रहा है अरब एंड मुस्लिम कैसे एग्जिस्ट हो सकता है? अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने को फॉलो करने वाला उम्मती मुस्लिम होता है तो फिर अगर वहां से उन्होंने एक नई उम्मत शुरू की तो अरबिक उम्मत तो खत्म हो गई ना, अरबिक नेशन तो खत्म हो गया अगर उन्होंने नई उम्मत की शुरुआत कर दी तो। मगर अरब तो नहीं कह रहा है कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद के साथ हमारी अरबी जो है हिस्ट्री को हम खत्म कर देंगे। वो तो अरबी हिस्ट्री को, बिकॉज की जो इस्लाम है वो अरबी हिस्ट्री और कल्चर का ही तो एक्सटेंशन है। कौन सी चीज प्रॉफिट मोहम्मद ने एकदम से नई शुरू की? अरबी भाषा हजारों साल से थी, प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले अरबी नाम पहले से थे। ये सारे के सारे काफिर नाम थे, ये काफिरों के नाम ही बाद में मुस्लिम नाम बन गए। काबा वहां पहले से था, प्रॉफिट मोहम्मद से भी पहले से था, खाली वहां मूर्तियां थी, वो मूर्तियां हट गई, एक मूर्ति को छोड़ के सारी मूर्ति वो हो गई। हज वो पहले से होता था। कौन सी ऐसी नई चीज शुरू की गई जो प्रॉफिट मोहम्मद या जो अरबी के लिए, जो एक अरबिक मुस्लिम है या अरबिक वो सोसाइटी में रहता है उसके लिए कष्टकारी है, उसके लिए सब वही था। ये हमारे यहाँ पे दिक्कत हो गई क्योंकि उसको मुसलमान बनने में ये सिखाया गया। जब आप देखे, इसके लिए मैं उनकी किताब को बड़ा प्रशंसक हूँ, क्या नाम है, एमजे अकबर साहब की किताब है पाकिस्तान द टिंडर बॉक्स। बचपन में पढ़ी थी मैंने, मतलब आज से करीबन 8-10 साल पहले पढ़ी होगी किताब मैंने, अगर मुझे ठीक से याद है। उसमें उनकी थ्योरी, जो टू नेशन थ्योरी को जो उन्होंने ट्रेस किया, एंड आई थिंक वो सही एनालिसिस थी कि जैसे मैं टू नेशन थ्योरी के एनालिसिस करता हूं तो टू नेशन थ्योरी एज सच यूरोप में जो डिसइंटीग्रेशन हुआ यूरोपियन एम्पायर्स का, उसके रिस्पांस में नेशन स्टेट आया। फिर नेशन स्टेट को काउंटर करने के लिए कम्युनिस्टों ने टू नेशन थ्योरी लेके आए। लेकिन टू नेशन थ्योरी इंडियन कंटेक्स्ट में जो इस्लामिक सेपरेटिज्म को एक्सप्लेन करता है उसकी ट्रेस उन्होंने बहुत सही की थी कि जब यहाँ के लोगों को ये कन्वर्ट किया जाने लगा तो क्वेश्चन ये था कि कन्वर्जन से होता क्या है? ये तो जिंदगी वही जीते हैं क्योंकि इनका भाई तो हिंदू है, उसी समाज में वही लॉज लग रहे हैं, ना तो शरिया लॉ फॉलो करते, ना तो भाषा हमारी बोलते, ना तो खाना हमारा खाते, तो इनको कन्वर्ट करके तुम क्या कर लोगे? और ये तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे मुंह पे ये कलमा पढ़ रहा है और घर में जाकर के ये मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है? इसकी क्या गारंटी ले लोगे तुम?
तो हम्म। वहां से ये आया, जो उस समय के इन्वेडर्स थे उन्होंने ये किया कि पहले इनको सेपरेट करो, एक जिसे कहते हैं घेटवाइजेशन करो, कि ये अलग हो, इनको विजिबिलिटी प्रोवाइड करो। तो इस जो मुसलमान है हमारा हिंदुस्तान का, वो विजिबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देता है। इस चक्कर में मैं फिर कहूंगा वो इस्लाम को बहुत नुकसान देता है, क्योंकि देखिए टेक्निकली इस्लाम ने अगर कुछ हमें नुकसान किया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन इस्लाम आज की डेट में इंडिया से एट पीस है। इस्लाम मीन्स अरब, अरब कंट्रीज को हम माने या टर्क्स को भी मान ले, वो दोनों एट पीस है। दोनों नहीं कर रिविजिट करना चाहते हैं। एससीओ की मीटिंग में सारे मिडिल ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज आए। वो जब कश्मीर की बात चल रही थी तो ओआईसी ने कश्मीर के ऊपर एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें जितने सेंट्रल एशियन नेशंस थे सबके फॉरेन मिनिस्टर, उस समय इंडिया ने भी एक मीटिंग बुलाई थी, इंडिया में बैठे हुए थे। अरब ने भी कह दिया कि भैया हमको टेरिटोरियल रिविजिट नहीं करना है, हमको टेरिटोरियल एक्सपेक्टेशन नहीं है। उसके बाद उन्होंने मंदिर बना दिया, अरबों की भूमि पे स्वामीनारायण मंदिर बनाया है, वो भी यूएई में। इस्लाम हैज बीन एट पीस हमारे लिए। पर तो इस चक्कर में हमें ये समझना है कि भाई गजवाए हिंद कोई अरबी नहीं बोला, एक दो कोई बोल रहे होंगे तो उनकी सरकार उनको क्रैक डाउन करने के लिए तैयार है। ये हमारे यहाँ के लोग ही इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको चेंज करना चाहते हैं। वो इसका इस्लामाइजेशन यानी अरबाइजेशन करते, इस्लामाइजेशन भी नहीं करते। इस्लाम को उनको ई नहीं पता है। मैंने पाकिस्तान के ट्रैवल में बोला कि अगर आपको इस्लामिक बनना है तो आप अफगानिस्तान के रास्ते पे जाओ। खाली यहाँ पे आप रहते हिंदू का कल्चर फॉलो करते हो, हिंदू का खाना खाते हो, हिंदू की लैंड है वो, हिंदू का पानी पीते हो वो, हिंदू रिवर्स का, क्योंकि भाई अगर रिवर्स हिंदू होते हैं तो उनके सारे नाम तो वेदों में है, उनके नाम तो कुरान ठीक में नहीं बात। ट्रेस किए जा सकते, ना ही वो बाइबल में ट्रेस किए जा सकते। तो अगर वेदों से हिंदू का निर्माण होता है तो वेदों में होने वाली जितनी भी वर्णन है वो सारी हिंदू हो जाती है, बाय डिफॉल्ट वैदिक हो जाती है। तो वो ठीक सारी बात। तो वैदिक चीजें हैं। तो आप क्या करते हो जब किसी को कह देते हो, किसी हिंदू लड़की को शादी करा देते हो, आप खाली उससे उसके भगवान को मानने का अधिकार छीन लेते हो, बाकी वो रहती हिंदू ही है। वो अरब कब बनती है, वो कब तुर्क बन जाती है, वो अरबी बोलती है, वो खाना वही खाती है, वो भाषा वही बोलती है, वो पानी वही पीती है, उसके सोच विचार वही रहते हैं। खाली है कि तुम उसको मंदिर में जाकर के टिका देते हो। इस्लाम मुसलमान बनने का मतलब शरिया लॉ ना जी भाई। तो शरिया लॉ या उस लॉ के अंडर में रहने को ही अगर तुम मुसलमान अपनी तशक्कुस बता रहे हो, तो आपने पाकिस्तान को भी नहीं दिया है, वो तो ठीक बात। आपने उनको डिवाइड कर रखा है। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा अभिषेक जी, जब आप ये कह रहे हैं कि साहब ये समस्या जो है केवल ये जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और पाकिस्तान के भी जो मुसलमान हैं वो भी हिंदुस्तानी मुसलमान ही है, एक नया टर्म, ठीक है ना, नया टर्म नहीं बल्कि ये सही टर्म है, मैं ये ऐसे कहूंगा। लेकिन एट लार्ज जो है वो जो अरबिक इस्लाम है या बाकी इस्लाम है वो बिल्कुल हमारे साथ उसके बेहतर संबंध हैं। हालांकि कूटनीतिक स्तर पर वो दिखाई भी देते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के रिजिम में तो वो खूब दिखाई दे रहे हैं, आपने गिनवाया भी मंदिर से लेकर तमाम चीजें। लेकिन आपने साथ में ये भी कहा था कि बाकी जो मुल्कों के इस्लाम जो है वो बड़े आराम से हैं, अपने में मस्त हैं, चाहे वो ये रशिया वाला जो पॉकेट है उनके हो बाकी हो। तो ये जो पेरिस में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, ये कौन सा फिर इस्लाम है? नहीं वो ठीक है, देखिए उसमें मैं उसके कई लेयर्स हैं। उसको सिर्फ इस्लाम के दृष्टि से देखना, वो पेरिस में जो हुआ उसकी थोड़ी सी थोड़ा सा चूक हो जाएगा। बिल्कुल उसमें एक एंगल उसका आता है कि ये जो हो रहा है, ये दंगे हो रहे हैं, ये क्या सिर्फ इसको इस्लामिक कलर दिया जाए या कुछ और भी है। मैं देखिए यूरोप में रहा हूँ, इंडियंस जो हैं यूरोप में, वो उनके साथ कुछ अत्याचार होता है वो दब के रहते हैं कि यार वीजा कैंसिल हो जाएगा, जॉब निकाल देंगे, वो बताते नहीं। I've lived in Europe for a pretty good time. कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती है। जो 2-3 सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन का हो तो हो, क्योंकि बच्चा वही स्कूल में पढ़ता है तो फिर बच्चे देखते हुए रहते हैं, फिर भी उनको एहसास हमेशा रहता है कि उनका टोन ऑफ कलर स्किन ऑफ दूसरा है। फर्स्ट जनरेशन की कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो जो फ्रांस में हुआ, फ्रांस ने उनको जो एक आजादी दी, अरे जो उनको लिया अपने एज अ रिफ्यूजी, प्लस फ्रांस की भी पॉलिसी थी कि जहां जहां से उन्होंने छोड़ा अपनी डीकोलोनाइजेशन में, हर जगह पे ये ऑप्शन दिया कि आप हमारी शहरियत ले लीजिए। पौंडीचेरी शहरियत इसका लीजिए, एग्जांपल है, ठीक है। पौंडीचेरी में उन्होंने ये ऑप्शन दिया था कि आप चाहे ठीक तो बात। फ्रेंच। ठीक बात। तो अभी ये जो हो रहा है उसमें एक तो ये है कि वहां की सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, इसमें ये जो दंगाई हैं, ये कितने फर्स्ट जनरेशन वाले हैं, कितने सेकंड जनरेशन वाले हैं, ये रेशियल आउटब्रस्ट है या ये सिर्फ इसको एक रिलीजियस कलर से देखना चाहिए, या दोनों का ओवरलैप है। ये मैं कहूंगा, इसको मैं यहाँ पे कॉशन की जरूरत है, बिकॉज इसमें ठीक तो बात। कोई शक नहीं कि यूरोप हैज बीन एट द रिसीविंग हैंड ऑफ द टेररिज्म, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट ये है कि यूरोप ने भी, जब आप अपने यहाँ लोगों को, जैसे तुर्क्स हैं,
तुर्क जर्मनी में बहुत साल से रह रहे, पर जर्मनी में आपको ऐसा राइट नहीं देखने को मिला। तो आप, मैं जब जर्मनी में था तो मेरा जो रूम, मेरा मकान मालिक था, वो मुझे एक दिन कहा चलो तुम्हें जर्मन नेशनल डिश खिलाते हैं। हमने कहा चलो, मैं आई वाज एक्साइटेड, मैंने कहा भाई वेज होना चाहिए। हाँ भाई चलो चलो चलो। तो मुझे टर्किश शॉप में ले गया, बोला डोनर कबाब खाओ, ये डोनर वो आता है, बोला दिस इज नेशनल डिश ऑफ जर्मनी। क्योंकि पूरे जर्मनी में आप कहीं चले जाओ, खाली आपको टर्किश डोनर की जवाब दुकान दिखती है, जो अफोर्डेबल है, हम आप जैसे लोग नॉर्मली खा सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि वो क्यों नहीं कर रहे ऐसा। फिर अगर ये ऐसा, वहां पे एक फिनोमिना हो सकता है कि एक राइज हो, क्योंकि थ्योरी में है, तो कहीं ना 10-5 लोग ऐसे निकल जाएंगे। तो मैं इसकी एनालिसिस में प्योर इसको नहीं देखूंगा कि उन्होंने ये सारे शरणार्थी हैं, इसमें कोई और एंगल नहीं है। क्योंकि पुलिस ने भी झूठ बोला, पुलिस ने भी बोला कि उस बच्चे को मारा उन्होंने, और उसके बाद बोला कि नहीं नहीं ये तो हमारे में गाली लेके घुस रहा था या कर रहा था। ये एक आउटब्रस्ट है उनकी सोसाइटी का, एक है कि वो उसको वो टॉलरेट नहीं करते, इंडियंस की तरह दब नहीं जाते, कि उनको ये डर लगता है यार वीजा कैंसिल हो जाएगा, हमको एलएलएम मास्टर्स में फेल कर देंगे, हमारा ये हो जाएगा, हमारे माँ बाप ने पैसा दिया। इंडियंस दब के रहते हैं, बट फेस तो अच्छा ठीक है। अभी पिछले 2 दिन पहले मैं आरिफ अजाकी जी से बात कर रहा था एक वीडियो चर्चा में। आपको पता होगा वो उनकी अडॉप्टेड कंट्री है फ्रांस, वो फ्रेंच सिटीजन है, रहते हैं यूके में। उनकी एक चिंता अचानक निकल के आई, उन्होंने कहा कि साहब ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमें मरवा देंगे, हम जैसे तमाम लोगों को ये परेशानी में डाल देंगे कि गोरे जो हैं वो हमारे ऊपर शक खाएंगे। आप कह रहे हैं जर्मनी में आज जर्मनी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक होता है ना कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। तो ये चीजें अब पूरे यूरोप में आगे एक फीलिंग तो लेके जाएंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। सड़कों पर कौन है, ये आइडेंटिटी तो बिल्कुल डिस्क्लोज्ड है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो ये चीजें तो खैर इस पर एक अलग से सेशन मुझे लगता है कि जरूरत है बातचीत की, क्योंकि इसको इतना डाइल्यूट नहीं किया जा सकता, ये भी बात सही है। और इसको जैसे होता है ना कि एक लाइन में निपटाया भी नहीं जा सकता। अब चलते चलते अगर मैं आपको ये कंक्लूड करने के लिए कहूं कि 47 हमारा जब पार्टीशन हुआ, हमें जब बांटा गया, उसके ठीक पहले जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में अगर आपकी जानकारी हो, और निश्चित रूप से आपकी जानकारी में होगा, कि बहुत सारी जगहों पर मुस्लिम लीग जीती। और वो कौन से इलाके थे, वो इलाके थे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो इलाके थे, वहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो इलाके थे, वहां से मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को खूब जबरिया हराया और बढ़िया ढंग से हराया। लेकिन जहां मुस्लिम लीग हारी, टेक्निकली वो आज का पाकिस्तान है, उन्होंने मुस्लिम लीग को हराया, यानी कि पार्टीशन के हक में वो नहीं थे या वहां के बाशिंदे नहीं थे। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो ये एक बड़ी संख्या हमारे यहां उत्तर प्रदेश और बिहार में, और आज भी है। तो ये जो भारत के अंदर एक पाकिस्तान है, मैं इसको बिल्कुल साफ तौर पर रिपीट करूंगा, भारत के अंदर, क्योंकि हमने पाकिस्तान को एक तरह से अभी परिभाषित किया, आपने बहुत बेहतर परिभाषित किया कि वो माइंडसेट जो है। तो भारत में जो पाकिस्तान है वो आखिर पाकिस्तान के बराबर की ही तबीयत से जी रहा है, ऐसा आपको लगता है क्या? मैंने जो पाकिस्तानियों से महसूस किया, उनके अंदर भी एक फीलिंग है, जो पंजाबी हैं और जो ये है, कि वो भी ये जो पढ़े लिखे हैं, मैं सबके बारे में नहीं कह सकता, हो सकता है जिससे मैंने बातचीत की वो मुश्किल से 4 से 5% ही रिप्रेजेंटेटिव हो, मगर वो एग्जिस्ट करते हैं। और मैं अभी भी जिनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करता हूँ, उनके अंदर मैंने ये फीलिंग देखी, जेन्युइन फीलिंग देखी, कि उनको रिलीजन की एक, उनको मतलब एक लाइफस्टाइल है उनकी रिलीजन, उससे ज्यादा रिलीजन के बारे में कुछ नहीं जानते। वो एक लाइफस्टाइल है जो वो रेगुलरली परफॉर्म करते हैं, बट दे डू नॉट नो मच अबाउट द फिलोसफी, मेजॉरिटी डू नॉट नो। आप उनसे बात करेंगे तो उनको कहता अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ऐसे, मुझे नहीं पता, दिखाओ जरा, बताओ जरा, ऐसे उनके रिएक्शंस होते हैं। तो एक जिज्ञासा है, एक अंडर करंट है जो मैं फील करता हूं। मैंने कई लोगों से बात की, वो जैसे कि ये भी रहता है कि कोई आदमी झूठ बोल रहा है आपके सामने, फेस पे कुछ प्रिटेंड कर रहा हो और वो कर रहा हो, लेकिन एक जो जेन्युइन वाला होता है ना, वो फील करा देता है आपको, पता लग जाता अगर है। आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो मैं सुनना नहीं चाहता हूं, 2 मिनट सुनूंगा, 3 मिनट सुनूंगा, चौथे मिनट में कहूंगा यार बस यार मत करो, क्योंकि आदमी एजिटेटेड होने लगता है, वो गुस्सा जाने लगता है। लेकिन अगर वो रस लेके आपकी बात को सुन रहा है तो समझिए कि, और खासकर इस जो एकदम फंडामेंटल बिलीफ रखते हैं, वो 1 मिनट आपकी वो बात नहीं सुन सकते जो उनके बिलीफ के अगेंस्ट में हो। लेकिन अगर कोई आपको आधा घंटा टॉलरेट कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, वो प्रिटेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि उतने दर्जे का मतलब मैनिपुलेटिव इंसान तो फिर आपको भाई कोई इक्का दुक्का ही होगा। क्योंकि उनकी खास बात यह है कि वो दे इम्प्लोड। एक बात भी आपने ऐसी उधर करी जो वो उनके बिलीफ सिस्टम या उनके अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है, तो वो फट जाएंगे वहां पे। लेकिन जो सुन रहा है आपको,
आधे घंटे तक बैठ के अवनीश जी, ये निशान है कि वो परेशान है, उसके मन ठीक में बात है। दुविधाएं हैं, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। तो मुझे ये यहाँ तो वाले बात भी लगती है। परेशान हैं, हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा मेरी लगता जो है? मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे वाले मतलब कि बॉर्डर के इस पार या उस पार? मैं इस पार की बात कर रहा हूँ। इस बार का दिक्कत यह है कि वो हमेशा रिएक्शनरी बने रहेंगे। वहां 98% मुसलमान है, तो वो क्वेश्चन पूछे, भाई सब मुसलमान है, अब क्या प्रॉब्लम है? हाँ। यहां वाला कहेगा मोदी ने देश बेच दिया, आरएसएस दुष्ट है, बीजेपी वाले दुष्ट हैं, हम बिगट हैं, हम हिंदूवादी हैं, हिंदुत्व को बदला। ये उनके पास आंसर्स हैं जिनकी एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है, बट दे आर आंसर्स। ठीक है ना? तो वो उनके पास है, तो उनको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान वाले के पास कुछ नहीं है, दोनों। अब वो कह रहा यहूदो हनूद बाहर से आके साजिश कर रहे हैं। अब बेचारे अगर यहूद हनूद भी खत्म हो जाए तो कहेंगे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, कोई एलियन हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। साजिश से ही उनकी बेचारी जान नहीं छूट रही, क्योंकि उनके पास आंसर नहीं है और इंट्रोस्पेक्शन। वो बिल्कुल सही। परेशान है, उनकी जनता परेशान है यार कि सब कुछ तो हो गया, जो तुमने कहा वो हमने सब किया, फिर ये क्यों दशा है? क्योंकि उनको ये बनाता जाता है। जैसे मेरे दोस्त ने मुझे बताया, जर्मनी के दोस्त ने, बड़ा अच्छा लगा था वो। उसने कहा यार, मैंने एक बार अपने उनसे पूछा कि तबलीग में गया था वो, कि भाई एक बात बताओ, ये जो यहाँ पे इतने अच्छे जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं, उनका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि उनको यही जो मिलना होगा मिल जाएगा, ऊपर उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो आंसर उसको सेटिस्फाई नहीं किया, वो परेशान था इस आंसर कि यार ये। और वो बेचारा हमको बताया कि ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारा बुरा चाहते, जो तबलीग में जाता है वो जनरली ये सोचता है कि हम आप तो नरक में जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं? तो वो बोला कि यार मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि आदमी यहाँ इतना अच्छा है तो वहां उसको क्यों नहीं मिल रहा है वो चीज। कि जेन्युइन क्वेश्चन है यंग यूथ में। बिल्कुल मैंने समझ यूथ में को आती है बात बात। की, शुरू में मैंने उनको कुछ बोला तो उसको रेजिस्ट किया, लेकिन धीरे 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 जब आप बात कीजिए, आज उनका बिहेवियर में जमीन आसमान का, सिर्फ 2 महीने में जमीन आसमान का अंतर है। समझ में शुरू आती में है उनका बात, रिएक्शन कुछ बिल्कुल। था, आज उनका रिएक्शन कुछ है, जब बातें उनको समझ में आनी शुरू हुई। There is an हम्म undercurrent, maybe very small, very little, because आप, मैंने कोई स्टैटिस्टिकल स्टडी नहीं की कि ये एक चंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट देयर इज एन अंडरकरेंट। और शुरुआत ठीक हमेशा बात। छोटे नंबर से होती है अपनी। बिल्कुल ये मानते हैं। देखिए पहले भी ऐसा रहा है कि पीपल टू पीपल जब कनेक्ट रहा है, चाहे बॉर्डर के उस पार इधर, ये तो कुछ दिनों से बंद हुआ है, कुछ सालों से बंद हुआ है, और फिर लगातार इसमें ये बंद होता गया। तो ये चीजें तो पहले भी थी भाई, फीलिंग्स के लेवल पे हो, चाहे खान पान के लेवल पे हो, चाहे भाषा के लेवल पे हो, तमाम चीजें हैं। लेकिन अब ये कितना आगे कंस्ट्रक्टिव रूप से, कितना सकारात्मक बढ़ेगा, ये देखने वाली बात है। मैं एक अभिषेक चीज जी कहना मुझे लगता चाहूंगा, है जी। जी। मैं ये एक चीज कहूंगा कि देखिए, जो यूरोप ने रेनेसा किया, किसी भी एब्राहमिक फेथ के मानने वाले को उस यूरोपीय प्रोसेस के थ्रू तो गुजरना पड़ेगा। और हिंदुस्तान में इस रेनेसा को रेजिस्ट करते हैं नॉट देयर ओन पीपल, जो उनको इंसेंटिवाइज करते हैं अपनी अपनी रेनेसा को रोकने के लिए। एक देयर इज अ पॉलिटिकल थॉट दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। वो पॉलिटिकल थॉट इंडिया के क्रिकेट ड्रेस को ब्लू कर देना चाहता है। उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सेफ्रन से। देयर इज अ थॉट प्रोसेस, आप समझ रहे हैं? मैं उसको समझ वो नेगेटिवाइज करने के चक्कर में उसने एक ये फोर्स ढूंढा हुआ है जिसका कि वो रिफॉर्मेशन नहीं होने देता। ठीक बात। तो इंट्रोस्पेक्शन, वो जो समाज हमारे यहाँ है, वो उसके पास समय ही नहीं है, क्योंकि उसको ना जैसे ही कुछ होगा तो उसको 4-5 लोग कान में उसका आंसर दे देंगे। आप बहत्तर की बात करेंगे, वो अप्सरा की बात कर देगा। ठीक बात। आप ठीक बात बात। करेंगे कि गजवाई हिंद है, तो कहेगा कुतुबमिनार के राजा मंदिर तोड़ करके आपस एक दूसरे का मंदिर तोड़ देते थे। उसके बाद आंसर वो उसको पढ़ा दिए जाते हैं। ये तो हमारी समस्या रही है। ये तो हमारी समस्या रही है। ये आप देखें ना, एक पूरा जो लेफ्ट विंग है, वो लेफ्ट विंग तो 24 में 26 घंटे यही काम करता रहा है इस देश में। खैर ये एक अलग बहस का मुद्दा है, इस पर एक अलग से बात होगी। मुझे लगता है कि आज जिस उद्देश्य से हमने अभिषेक जी आपके साथ बात की, वो उद्देश्य, देखिए कोई आधे घंटे पौने घंटे की चर्चा में कोई उद्देश्य पूरा हो जाए ऐसा नहीं है। ये तो एक ऐसी यात्रा है कि जिसमें सतत यात्रा है, इसको चलते रहना है। लेकिन आज के सेशन को मुझे लगता है कि यहाँ समाप्त किया जाए। और दर्शकों, ये चर्चा आपको कैसी लगी? एक नए फ्लेवर की चर्चा है। हिंदुस्तानी, दो भारतीय, ये बैठ के पड़ोस की जरा सा झांक रहे, जैसे कहते हैं ना कि खिड़की खोल के झांकना कि उधर का मौसम कैसा है। तो ये चर्चाएं भी हम करते रहेंगे। आज की चर्चा आपको कैसी लगी? इससे
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अभिषेक मिश्रा जी को आज के लिए धन्यवाद देते हैं। नमस्कार अभिषेक।